CSS एक ऐसा इम्तहान है जो आपने पास नहीं करना होता, आपने कम्पीट करना होता है। मैं यहाँ पे पास दे के इसको दोबारा बोलूँगा कि आपने कम्पीट करना है। ये एक किसका रिडल है, उसका जो सीक्रेट है वो कहाँ है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा है, उसकी लैंग्वेज भी ठीक है, वो जब एग्ज़ामिनर के पास जाएगा तो एग्ज़ामिनर को एक अनरिटन इंस्ट्रक्शन पहले से मौजूद है कि मिसाल के तौर पे अगर हमने आपको 500 का बंडल भेजा है तो आप इसमें से हमें ऊपर वाले 50 निकाल दें। तो बाकी लोगों को आपने उस यानी पास नहीं होने देना। साफ लफ्ज़ों में वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये कि जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट उन्होंने करना होता है, उनका मेडिकल उन्होंने करना होता है, फिर उन सब का इंटरव्यू भी करना पड़ता है। तो ये एक दफ़ा एक चेयरमैन ने ये अल्फाज बोले थे कि मैं जुमा बाज़ार नहीं लगाना चाहता, ये फिर इसी कैप्शन से ये खबर भी लगी थी। अब है तो ये ज़्यादती कि अगर मेरिट पे या मतलब अगर आप न्यूट्रल तरीके से देखें तो मेरी राय में इसमें 2-1000 स्टूडेंट में इतना मार्जिन होता है कि वो हर साल पास हो, लेकिन वो इसको 300, 400, 500, कभी कभार ऐसा हुआ है कि 600 या 700 बंदा क्वालिफाई कर जाता है। अब उनके पास ये फ़िल्टर लगाने का ऑप्शनल पेपर में तरीका नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ऑप्शनल वैसे भी डिवाइड हो गए, एक ने IR रखा, एक ने पॉलिटिकल साइंस रखा। अब वो किस में स्क्रूटाइट करें, यानी किस में वो फ़िल्टर लगाए कि लोगों को बाहर करें। तो फिर ऐसे जो है ये चूँकि कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसमें डिवीज़न नहीं होती मार्क्स की। मिसाल के तौर पे इंग्लिश का जो पेपर B है, पार्ट 2 जो होता है इसका, उसमें करेक्ट इनकरेक्ट है, ट्रांसलेशन है, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेसी, शॉर्ट एसे, कंप्रीहेंशन। तो वो एक तरफ से 8 ले गया, किसी तरफ से 10 ले गया, किसी तरफ से 6 ले गया, तो वो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है। तो फिर उनके पास भी तरीका और कोई नहीं बचता सिवाय इंग्लिश एसे के। मतलब आउटलाइन के हो सकता है कि वो 5-10% नंबर कभी रख देते हों कि जी ये आउटलाइन भी बनाएं आप, तो बाकी उन्होंने कोई डिवीज़न नहीं रखी हुई कि आपकी वोकेबलरी कैसी थी, आपकी लैंग्वेज कैसी थी, आपका कंटेंट कैसे, यानी बंद मुट्ठी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो 39 मार्क्स देते हैं। अब वो 39 वाला से किसी जगह MA इंग्लिश कर रहा है और वो वहाँ पे ऐसे लिखेगा तो उसको लाजमी तौर पे वो 40 में एग्जामिनर कन्वर्ट कर देगा। सबसे अहम बात जो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए गौर करने की है कि दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर इन अ पोजीशन टू compete इन इंग्लिश एसे। और आप पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का डाटा निकाल लें, जो वो फ़िल्टर लगाते, जो मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा कि जिनको वो फेल करते हैं, वो फेल फिर उसको इंग्लिश एसे में फेल करके तो साइड पे कर देते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर के टॉपर के इंग्लिश एसे के अंदर 40 मार्क्स है, तो इसका मतलब है कि वो 1 नंबर से बचा। अब कहाँ टॉपर और कहाँ फेल। तो इसके लिए फिर आपको इंग्लिश एसे की गुत्थी सुलझानी पड़ती है। अच्छा, वो इतनी आसान नहीं होती। चूँकि आसान नहीं होती तो अगर एक जगह पढ़ाया जा रहा है, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ अब यूँ, तो वो इतना बॉदर नहीं करते कि जो स्टूडेंट है वो बॉदर होना भी नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे मेरे पास अब भी ग्रुप आता है, से 10 का ग्रुप आया। अब मैंने उनसे ये कहता हूँ कि यार आप ना माई सेल्फ पे, अपने आप पे कोई 500 लफ्ज़, 700 लफ्ज़ लिख के लाएँ कि आपने प्राइमरी कहाँ से की, मिडिल कहाँ से किया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम इन लाइफ, आपका फेवरेट राइटर, स्पोर्ट्स, हॉबीज़। तो अगले दिन जनाब आधे से ज़्यादा लोग नहीं आते, यानी वो फटीग आई ना कि आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप एक टीचर के पास एक्सपोज होने से डर रहे हो तो फिर आप एग्ज़ाम में क्या करोगे। अब वहाँ से गेज करने का मकसद ये होता है कि बंदा इसको बता दे कैंडिडेट को कि भाई अभी आपको 3 माह या 6 माह सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने पर टाइम लगाना चाहिए। आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें, आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें, आप ग्रामर पढ़ें, आप वोकेबलरी पढ़ें। वो हम सुनने को तैयार नहीं है। तो जो अब टीचर बैठा पढ़ा रहा है उसको भी फ़ी से गरज होती है, आई एम वेरी सॉरी टू से।
तो टीचिंग में बाज़ औक़ात चीटिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। वो फ़ीस लेके रख लेते हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि 10,000 यानी 50% से लेके 70% तक स्टूडेंट ऐसा अपीयर हो जाता है जिसका ये कैलिबर ही नहीं होता, और दूसरों के लिए वो मुश्किल पैदा करता है। एक दफ़ा इसका आया था सोल्यूशन कि स्क्रीनिंग टेस्ट हम रखेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? जिस तरह ISSB में आप कैप्टन भर्ती होने जाते हैं या लेफ्टिनेंट, तो वो पहले आपका ना इब्तदाई टेस्ट लेते हैं, रीजनल जो सेंटर्स होते हैं, फिर आपको ISSB के लिए बुलाते हैं। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अब ISSB में मेरा ख्याल 3 दिन रखते हैं, खाना भी देते हैं, नाश्ता भी देते हैं, तो लेकिन वो उससे पहले ही वो फ़िल्टर लगा के जो शौकिया आए हुए हैं और केपेबल नहीं है उनको वहीं से स्क्रीन आउट कर देते हैं। चलिए, अब ये सिस्टम तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन जितने लोग ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं कि अगर आप CSS करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ को एड्रेस करना होगा उसका नाम इंग्लिश एसे है। जो मैंने डाटा की बात अधूरी कर गया कि 90% लोग, यानी अगर 100 कैंडिडेट फेल हो गए क्वालिफाई नहीं कर सके, तो उसमें अराउंड फिगर में बोल रहा हूँ 90% लोग वो होते हैं जो इंग्लिश एसे या इंग्लिश जनरल दोनों को मिलाकर उसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते। सो अगर आप इसमें बहुत श्योर होना चाहते हैं तो एसे की प्रैक्टिस वो किन तरीक़ों से होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन आप ये श्योर करें कि अगर ये आप इसकी केयर नहीं कर रहे, अपना एसे चेक नहीं करवा रहे, या कुछ लोग एक ये भी गैम्बल करते हैं कि 10-12 एसे किसी अच्छे प्रोफेसर से लिखवाए और उनको याद कर लिया। अच्छा, अब याद करने वाला या तो एग्जैक्ट आ जाए एसे वही, लेकिन अगर वहाँ पर ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा, मिसाल के तौर पे अब आप अफ़गानिस्तान, आपको एक आइडिया हो गया है कि यार ये ऐसे तो आना ही आना है, या मैं इससे भी हट के एक एवरग्रीन ऐसे बोल देता हूँ। ये मैं अपने 28 साल अरसा मुझे हो गया एजुकेशन। अच्छा, अब एजुकेशन पे आपने ऐसे याद किया, वो हो सकता है एजुकेशन को इकोनॉमी से जोड़ दे, वो एजुकेशन को डेमोक्रेसी से जोड़ दे, वो एजुकेशन को ओवरऑल डेवलपमेंट से जोड़ दे। अब आपने जो ऐसे लिखवा के याद किया था, तो वो जहाँ जैसे एग्जामिनर को आइडिया होता है कि ये याद किया हुआ लिख रहा है, तो वो फिर वहाँ पर लाजमी बात है क्रॉस मारने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये बात तो पूछी नहीं गई है, तो ये कर रहा है। वो बात क्यों करता है? ये करती है इसलिए कि उसको जिसने ऐसे लिख के दिया था, उसने जैसे लिख के दिया उसने उसको याद कर लिया। अच्छा, अब बात ये है कि ऐसे इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम से मेरी मुराद ये नहीं है कि आपको कुछ 6 माह लगेंगे, 2 माह, जितने भी ग्रुप्स मैंने पढ़ाए हैं। उसमें करना क्या है कि आपने उस कैंडिडेट को 2 चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करवाना होता है। पहली बात होती है कि आपकी लैंग्वेज, वो लाजमी बात है, शुरू में चेक हो जाएगी कि आप सेंस ऑफ सेंटेंस मेकिंग में फुली अवेयर्ड हैं कि नहीं है। और अगर अभी आप हैज़ हैड में कंफ्यूज हो रहे हैं तो यू बेटर सी इंग्लिश टीचर, कोचिंग वहाँ पे जाके आप अपनी ग्रामर ठीक करें। और अगर आप वहाँ से निकल आए तो फिर उसकी दूसरी चीज़ होती है कंटेंट, कि आपने उसमें लिखा क्या है। देखिए, बात वही है जो शुरू में मैंने की। आप उस बंदे की जगह होगे, सोचे जिसने आपको फेल पास करना है, उसके पास अब 500 ऐसे आ गए, और आपने अगर किसी मशहूर किताब से लिखा, या वी शुड प्रोवाइड एजुकेशन बोथ मेल्स एंड फीमेल, साइंटिफिक एजुकेशन, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मैनी अदर डेवलप्ड नेशंस, तो वो शुड और कुड और मस्ट तो फिर हर बंदा लिख रहा है। तो अब आपको खुद समझ आना चाहिए वो जो बात मैंने शुरू में कि आपने compete करना है। आप उसमें इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लाएं, फ्रेजल वर्ब्स लाएं, या आप मिसाल के तौर पे हम बाकायदा आगाज़ करते हैं उस चीज़ का, स्टार्ट से ज़्यादा ऐसे चेक हो जाता है पहले पैराग्राफ से ही। मिसाल के तौर पे एक इसमें रिडल चलती है, मार्केट से मेरी मुराद है कि जहाँ जहाँ ये इंग्लिश ऐसे पढ़ाया जा रहा है या इसके नाम पे जो कारोबार हो रहा होता है, उस चीज़ का रिडल का नाम है जी थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, अब आपको हंसी आएगी, हालांकि रोना चाहिए, कि कुछ इंग्लिश के प्रोफेसर ही कह देते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं होती। अच्छा, लेकिन जब आपको थीसिस स्टेटमेंट थोड़ा एलेबोरेट करूँगा तो आपको पता चलेगा थीसिस स्टेटमेंट इनफैक्ट इंट्रोडक्शन ही का दूसरा नाम है।
और सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा ही थीसिस स्टेटमेंट की मदद से जाता है। चलिए इस पहेली को बूझते हैं, क्या होती है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट होती है जिसमें डिबेट की, आर्गुमेंट्स की अभी गुंजाइश बाकी होती है। आप डिसीजन नहीं देते, आप कंक्लूड नहीं करते, आप ये लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू में पहले एक बनाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तलीम का मयार बहुत ही पसमानदा है, पाकिस्तान के अंदर तलीम जो है वो अभी तक तरजीह नहीं बनी और हमारे यहाँ एजुकेशन की सूरत हाल बहुत अबतर है। मीन टू से लेट्स हैव अ शिफ्ट ऑफ गियर्स। वेल इफ़ वी टॉक ऑफ से, चले अब वो रिटर्न की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ एजुकेशन या सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ रियली पैथेटिक। In so many parts of the country it is still considered as a taboo for females। अब ये आपने एक फैसला दे दिया, शुरू में फैसला दे दिया, तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे? अब इसका हल बड़ा सिंपल होता है, आपको भी हंसी आएगी। आल्दो अगरचे पाकिस्तान में तलीम की हालत बहुत पसमानदा है, अगरचे पाकिस्तान में तलीमी एतबार से देखा जाए तो हम दुनिया के 100 पसमानदा तरीन ममालिक में आते हैं, लेकिन आपने अगरचे लगा के मार्जिन पैदा कर दिया। आपने इसके अंदर इसकी वजह भी बतानी है, 2 फिक्रों के अंदर ही या 3 फिक्रे कर ले, और वो क्या होगा? बड़ा सिंपल कि एजुकेशन हैज़ नेवर बीन अ प्रायोरिटी इन दिस कंट्री। अब चूंकि पाकिस्तान में तलीम कभी तरजीह नहीं रही, तो आज़ादी के 74 साल गुजरने के बाद भी जो मुल्क की तलीमी हालत है बड़ी अबतर है। लेकिन अगर हम जंगी बुनियादों पर इक़दामात करें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान एजुकेशनल या जिसे वो आप कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी के बलबूते पर दुनिया में सफ़े अव्वल के मुल्कों में शुमार होने का एलिजिबल है। अब ये थीसिस स्टेटमेंट, यानी आपने वजह भी बता दी और सॉल्यूशन भी बता दिया, ये होती है थीसिस स्टेटमेंट। अब जिस तरह पहला पार्ट जो था कि थीसिस स्टेटमेंट आपको लिखनी आनी चाहिए, या मैं कंफ्यूज नहीं करता, लोगों के लिए आसानी पैदा कर दूं कि इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे थीसिस स्टेटमेंट की तरह लिखें, तो आपके लिए आसानी भी होगी और आपका इंट्रोडक्शन बड़ा भरपूर होगा और आपको खुद से भी एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। इसके बाद इंग्लिश ऐसे चलता है आपके आइडियाज़ पे, यानी आप उस टॉपिक के बारे में जानते कितना है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं आपने। मिसाल के तौर पे थीसिस स्टेटमेंट में हमने कहा कि पाकिस्तान जो है वो पोटेंशियल रखता है कि वो एजुकेशन इकोनॉमी या नॉलेज बेस इकोनॉमी के साथ आगे जा सकता है। अब देखिए ये वही मुल्क है कि जिसने 1998 में जब धमाका किया तो ये दुनिया का 7वां मुल्क था। 5 वो जो कंसिडर होते थे, 6ठा इंडिया था, 7वां पाकिस्तान हो गया। तो अगर एक मुल्क में नॉलेज का, एजुकेशन का ये लेवल है कि हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं, तो दूसरी तरफ अभी हम बिजली बनाने की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? यानी आपका है ना कि आपके दिमाग में गोश्त कितना है, उसको तो आपने कर लिया, जज कर लिया, यार ये कौम इतनी कॉम्पिटेंट है। अब यही आर्ग्यूमेंट आप वहाँ पे देंगे कि एक साइड पे जनाब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, मिसाइल बनाए हैं, सारा कुछ कर रहे, तो इसका मतलब है कौम में पोटेंशियल तो मौजूद है। अब हम एजुकेशन को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर आपने ना, ये कोई ऐसी बात नहीं होती, 8-10 टॉपिक होते हैं जो आपने याद करें। अब आपने अपने आर्ग्यूमेंट को वैलिड करना है, क्वालिफाई करना है। मसलन दुनिया में एक आर्ग्यूमेंट या पैराडाइम ये चलता है कि जनाब जमहूरियत आएगी तो तरक्की आएगी, कैपिटलिज्म आएगा तो तरक्की आएगी, सेकुलरिज्म आएगा तो तरक्की आएगी। अब ये देखिएगा, ये 2 मिनट लगेंगे, ये सारा आर्ग्यूमेंट जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा और आपका आर्ग्यूमेंट जो है भाई एजुकेशन। मिसाल के तौर पे दुनिया में सबसे पहली सुपर पावर जो बग़ैर जमहूरियत के, बग़ैर कैपिटलिज्म के, बल्कि कैपिटलिज्म को रद्द करके जो बना और जिन्होंने अमेरिकन्स को नॉलेज में पीछे छोड़ दिया, सबसे पहला खलाबाज जो है वो फ़िज़ा के अंदर भेज के, उनका नाम रशियंस है।
मतलब अमेरिकन सबसे पहले चांद पर गए, उन्होंने सबसे पहला वो जिसने पूरी दुनिया के गिर्द जो है चक्कर लगाया, थोड़ी अमेंडमेंट कर लूँ तो उसको, जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट खड़ा है और दूसरी तरफ ख्रुश्चेव खड़ा है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात का इतराफ़ करता है कि इस मामले में आप हमसे आगे चले गए हैं। तो रशिया एक ऐसी पावर बना, नॉलेज बेस्ड पावर बना, इकोनॉमी के जिनके यहाँ ना जमहूरियत थी, जिनके यहाँ सेकुलरिज्म चले, वो एक बाय चांस बात है, जिनके यहाँ कैपिटलिज्म नहीं था, और वो दुनिया की पावर बने। इसी तरह अब वेस्ट को, अमेरिका को जो शिकवा है, जो शिकायत है, जो बुखार हो रहा है चाइना से, वो उसके नंबर 1 इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर होने का नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो भी कम्युनिस्ट है, वहाँ पे जमहूरियत का नाम और निशान नहीं है। शी जिनपिंग अब ताहयात सदर ही रहेगा, और इकोनॉमी में उन्होंने थोड़ा रिस्ट्रक्चर किया, तो अब उनको अपने यहाँ यूनिवर्सिटियों में ये बात क्वालिफाई करने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि अब वहाँ पर लोग सवाल करते हैं कि चाइना अगर नंबर 1 होने जा रहा है, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 1 हो भी चुका है, तो वो तो कम्युनिस्ट है, और दूसरा वो तो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अब यहाँ से आप हमारे काम, हमने तो अपना काम हमारा काम निकल आया कि चाइना आगे अगर गया है तो तालीम को तरजीह दे के गया है, इसलिए तालीम जो है वो जमहूरियत, कैपिटलिज्म और दीगर जो इज्म है आपके, उनको नलिफाई कर देती है। यानी आप तालीम ले आए, बाकी कोई इज्म लाए ना लाएं, आप दुनिया की एक तरक्की याफ्ता कौम बन जाएंगे। आप जापान की मिसाल दे सकते हैं, उनके पास कोयला, उनके पास लोहा, उनके पास कोई दीगर रिसोर्सेज बड़े एवरेज किस्म के हैं। उनके यहाँ जो चावल काश्त होता है, आपके यहाँ थोड़ा फनी बात हो जाती, मुर्गियाँ ना खाएं, वो सेले वाला चावल है, स्मेल वाला। तो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को इतना अबूर हासिल किया कि मुझे याद है जब हम ये MSc किया करते थे ज्योग्राफी, तो हमें बताया जाता था या हम पढ़ते थे कि जापान की एक जो यूनिट है उनका, एक मिल कह लें, एक मिल जापान की छोटे यूरोपियन मुल्क की टोटल प्रोडक्शन के इक्वली नहीं, उससे ज़्यादा आयरन एंड स्टील पैदा कर रही है। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुके। अब सवाल ये, को टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? वो रिसर्च से आई। रिसर्च कहाँ से आई? एजुकेशन से आई। आपका अपना मुल्क अगर नाकाबिले तस्खीर है, न्यूक्लियर बॉम्ब किसने बना के दिया? ये मौलाना तारक जमील ने वजीफ़ा तो नहीं किया कि जिसके वो ख्वाब में आके वो नुस्खा बता गया हो और उन्होंने उठ के लिखवा दिया हो कि भाई ये चीज़ें चाहिए, इस तरह से करो तो ये डिश तैयार हो जाएगी। तो ये एक फिजिसिस्ट था ना जिसने आपको ये करके दिया। तो अब आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अगर हम मिलिट्री इंडस्ट्री में, मैं एग्जैक्ट टर्म बोल देता हूँ, दुनिया के पहले 10 में आ सकते हैं, तो इकोनॉमी वाइज हम दुनिया के पहले 20 में क्यों नहीं आ रहे? हमारा कर्जा ही क्यों नहीं उतर रहा? आपके मुल्क का कर्जा तब उतरेगा जब आप नॉलेज बेस इकोनॉमी पे आएंगे।